हम आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो हम आपको इसी चैप्टर के बारे में बता रहे थे। और इस चैप्टर से संबंधित पीछे के वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बताए हैं, और इस वीडियो में हम आपको जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और आपको बता दें कि आपका जो यह चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार आज इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन शेष बच गए हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाले चैप्टर में, वह सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित न छूटे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो क्वेश्चन छूट गए हैं इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन को बताते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप देखिए, हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगले वीडियो में हम आपको यहीं से शुरू करेंगे और इस क्वेश्चन के आगे जो भी क्वेश्चन शेष बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? जब आप सूर्य को देखते होंगे तो सुबह और शाम में जिस समय सूर्य उदय होता है और जिस समय सूर्य अस्त होता है, तो उस समय आप देखते होंगे कि सूर्य का जो आकार रहता है वो अंडाकार रहता है, मतलब अंडे के आकार का हो जाता है सूर्य। लेकिन दोपहर में सूर्य होता है वह पूर्णतः गोल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब होगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में हम आपको पीछे के वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। तो यदि आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो फिर से आप देखिएगा कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है। ठीक है, दोपहर के समय आप देखते होंगे कि जो सूर्य होता है वह हमारे सर के ऊपर सीधे रहता है, इस कारण जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हम तक लंबवत रूप से पहुंचती है। तो यही कह रहा है कि दोपहर के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वह लंबवत रूप से गिरती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई देता है जबकि दोपहर के समय सूर्य गोलाकार दिखाई पड़ता है। तो देखिए फिर से हम आपको बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक होता है और असमान रूप से होता है, जबकि दोपहर के समय क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जो है वह लंबवत रूप से हम तक पहुंचती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। और यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई पड़ता है जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल दिखाई पड़ता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो इसका जवाब होगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, वह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय के बाद ये प्रकाश के चारों दिशाओं में फैलाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसका फैलाव होता है। जो हमारे वायुमंडल में गैस उपस्थित होते हैं जो कि होते हैं अणु और परमाणु, वह प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय के बाद ये प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते हैं और प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर याद रखिएगा कि प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। फैलाव कहने का मतलब कि प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का फैलाव। तो आप इस प्रकार से इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, अणु, परमाणु
प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय के बाद ये प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते हैं और प्रकाश के इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो देखिए इसका जवाब होगा कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको समझाते हैं। यदि आप कोई अंधेरे कमरे में रहते हैं और किसी छिद्र के द्वारा सूर्य का प्रकाश देखते होंगे जब आपके कमरे में आता है, और जिस रास्ते से सूर्य का प्रकाश आता है तो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको जो सूर्य का प्रकाश है उसमें बहुत सारे महीन महीन छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए जो उदाहरण अभी हम आपको बताए वह उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। आप देखिएगा अपने रूम में, अपने कमरे में, अपने घर में कि किसी भी छिद्र से या खिड़की से जब सूर्य का प्रकाश अंधेरे कमरे में आती है तो आपको देखिएगा उस प्रकाश में आपको बहुत सारे महीन महीन छोटे छोटे धूल के कण दिखाई पड़ते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कि जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं। पहला उदाहरण तो आपको धूल वाला बताए और दूसरा उदाहरण है कि जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश का रंग जो होता है वह नीला क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रित तरंगदैर्घ्य होती है उसके चौथे भाग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब हुआ कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इस चीज को हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसलिए बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंख बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग ज्यादा देखता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आपको सबसे जो मेन इसमें बात है आपको यही याद रखना है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसलिए क्या होता है कि बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है और हमारी आंख जो है वह बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग ज्यादा देखता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है क्यों? हम लोगों को तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है लेकिन अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, इसलिए भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। और दूसरा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं होता है। तो यही दो मुख्य कारण है जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। पहला कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है और दूसरा कि प्रकाश का प्रकीर्णन वहां नहीं होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसे हम लोग वैज्ञानिक कारण कहते हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों का रंग सफेद होता है क्यों? जो बादल का रंग होता है वह सफेद क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से बना होता है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार में होते हैं जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है। ठीक है, बादल का जो निर्माण होता है वह सूक्ष्म कण के द्वारा होता है और ये सूक्ष्म कण होते हैं जो सभी एक आकार के नहीं होते बल्कि अलग अलग आकार में होते हैं जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान हो जाता है और यही कारण है कि बादलों का रंग सफेद होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों होता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है? तो इसका जवाब होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हम आपको बताए हैं कि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। तो यहाँ पर लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो रहा है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और वह ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। देखिए, शॉर्ट में कहने का मतलब कि लाल रंग का प्रकीर्णन होता है वह कम होता है। ठीक है, लाल रंग का प्रकीर्णन या फिर फैलाव जो होता है वह कम होता है, जिसके कारण वह ज्यादा दूरी तय करता है और इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वह लाल दिखाई पड़ता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि खतरे का संकेत लाल होता है क्यों? आप लोग ट्रैफिक पर जाते होंगे तो वहां पर लाल रंग, हरे रंग और पीले रंग की बत्ती लगी होती है। उसमें से जो लाल रंग होता है वह खतरा का संकेत होता है। तो खतरा का संकेत हमेशा लाल रंग का ही क्यों लगाया जाता है? तो इसका जवाब होगा कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए खतरे का संकेत लाल होता है। ज्यादा दूरी कहने का मतलब होता है कि लाल प्रकाश को हम लोग बहुत अधिक दूरी से ही देख सकते हैं, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वह एक बिंदु पर दिखाई पड़ता है, उसका फैलाव कम होता है। तो इसी कारण से जो लाल रंग होता है वह अधिक दूरी तय करता है, जिससे कि हमको दूर से ही लाल रंग दिखाई पड़ जाता है और इसीलिए जो खतरे का संकेत होता है वह लाल रंग का होता है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है जो शायद इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है और यह एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, ठीक है, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर मान कितना दिया हुआ है, वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो देखिए, फोकस दूरी यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है और किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बिंब कहने का मतलब कि कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब उसका प्रतिबिंब की दूरी भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि बिंब से यानी वस्तु से कितनी दूरी पर वह स्थित है। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पर वस्तु की दूरी आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें फोकस दूरी दिया हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है और लेंस का सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जो यह सूत्र है इसे हम आपको दूसरे चैप्टर में ही बता चुके हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस सूत्र पर वैल्यू को रख देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो देखिए, f बराबर यहाँ पर -15 सेंटीमीटर। आप कहिएगा कि सर ऊपर क्वेश्चन में तो हमको 15 सेंटीमीटर था, लेकिन आप यहाँ पर -15 क्यों लिख दिए? तो इसका कारण है कि आपको ऊपर में बताए थे हम कि अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस है और अवतल लेंस में हमेशा फोकस दूरी जो होता है वो वह ऋणात्मक होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस में जो हमेशा फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है और उसके बाद जो प्रतिबिंब की दूरी होता है वह भी ऋणात्मक होता है। इस बात को आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होता है, सिर्फ वस्तु की दूरी धनात्मक होता है। तो इससे तो यह तो सिद्ध हो गया कि इसका जो आंसर आएगा वह धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, वह निगेटिव में नहीं रहेगा। तो f बराबर यहाँ पर हम 15 था इसलिए हम लोग -15 कर दिए और v बराबर 10 था इसलिए हम लोग इसको -10 कर दिए। और कह रहा है कि u बराबर क्या होगा, मतलब वस्तु की दूरी क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर अवतल लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और f का मान यहाँ पर -15 भर देंगे और v का मान -10 दे देंगे और u के जगह हम लोग u को रहने देंगे। और इसे हम लोग यदि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/-15 माइनस 1/-10 बराबर 1/u। अगर इसको हम लोग भीम के सिंपल घटाव की तरह अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे इसका लघुत्तम आ जाएगा 30। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है इसलिए 1 दूनी यहाँ पर -2 हो गया और 10
30 होता है, इसलिए 1 को यदि हम लोग 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो -2 + 3/30 बराबर 1/u। अब यदि हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 और +3 दोनों को यदि हम लोग जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1, क्योंकि -2 है, यहाँ पर +3 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बच जाएगा और नीचे यहाँ पर 30 का 30 उतर जाएगा, तो 1/30 बराबर 1/u। इसलिए यदि हम लोग u बराबर लिखेंगे तो 30 सेंटीमीटर आंसर हमारा आ जाएगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी वह 30 सेंटीमीटर होगा। और जैसा कि हम आपको बताएं कि अवतल लेंस में जो वस्तु की दूरी होता है वह धनात्मक होता है, इसलिए यह पॉजिटिव में ही रहेगा। तो यही आपका क्वेश्चन कह रहा था, और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो चलिए, यही आपका यह चैप्टर था जिसका नाम था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, जो कि हम आपको शुरू से लेकर के अंत तक सिर्फ 4-5 वीडियो में ख़त्म कर दिए। तो हम आशा करते हैं आपको यह पूरा वीडियो का सीरीज पसंद आया होगा। इस चैप्टर को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। और यदि दिक्कत है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह चैप्टर आपको पढ़ने में कितना मदद मिला। इन सभी चीज़ों को आप नीचे कमेंट में हमें बताइए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, टारगेट बोर्ड चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपको हम इस चैप्टर से संबंधित जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।